नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास के एफएम सीरीज पर। आज हम बात करेंगे बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे ऐसे कौन से कारण होंगे, ऐसी कौन सी शक्तियां रही होंगी जो इसके लिए जिम्मेदार थीं। दरअसल में मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के सख्त शासन काल में हो गई थी। औरंगजेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। उसने उस साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई, मगर उसे जनधन की काफी हानि उठानी पड़ी। दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक व राजनीतिक संरचना सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत स्थायी प्रशासन देने के लायक नहीं थी। उसके बावजूद भी औरंगजेब का मकसद सैद्धांतिक तौर पर भले ही उचित रहा हो, लेकिन उसे व्यवहार में लाना आसान नहीं था और औरंगजेब राज्य सत्ता के मामले में विफल रहा। उसने मराठाओं की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग मानने को तैयार नहीं हुआ। वो इस बात को नहीं समझ पाया कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने तब भी यह जानते हुए भी मराठाओं का दमन की नीति अपनाई। 25 से ज्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब की गैर मौजूदगी और मराठाओं को दबाने में उसकी विफलता के कारण प्रशासन में गिरावट आ गई और इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो गई। इसके बावजूद औरंगजेब ने राजपूतों के साथ में दोस्ती की। उसने मारवाड़ के जसवंत सिंह और आमेर के जयसिंह को काफी ऊंचा स्थान दिया, लेकिन बाद में राजपूत राजाओं की ताकत को कम करने और उनकी जमीन पर अपने साम्राज्य का शासन थोपने की उसकी अदूरदर्शी नीति के कारण मुगल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई। राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और कमजोर हुआ और अलगाववाद को बढ़ावा मिला। इसने हिंदू और मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच दीवार खड़ी करने का काम किया। सनातनी, जाट और सिख विद्रोह के कारण दिल्ली के आसपास के नाजुक क्षेत्रों में औरंगजेब शासन की ताकत को चुनौती मिली। इन विद्रोहों में शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, मगर अच्छा जनाधार होने के कारण इसका खासा महत्व था। इन विद्रोहों से पता चलता है कि जमींदारों, कुलीनों व राज्य के सामंती शोषण से किसान काफी असंतुष्ट थे। औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफी नुकसान पहुंचाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा दिया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों व धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाजा खुला हुआ था। यही सब मुगल शासन के स्थायित्व का मूल आधार था। लेकिन औरंगजेब ने जजिया लागू कर दी। उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़कर और हिंदुओं पर खास तरह का प्रतिबंध लगाकर इस नीति के उलट करने का काम किया। उसने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, मुगल समाज को खंडित किया और खासकर हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने
इन नीतियों को बहुत तेजी से छोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ सालों के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया और राजपूत और दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द ही फिर से बहाल कर दिए गए। बाद के मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जयसिंह जैसे लोगों को शासन में काफी ऊंचा पद मिला। साहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार के बजाय राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए और 18वीं सदी के राजपूत, जाट, मराठा और सिख सरदारों ने हिंदुओं के संरक्षण के तौर पर काम नहीं किया था। हकीकत में उस वक्त ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान एकजुट समुदाय था। दोनों ही धार्मिक समुदायों के उच्च वर्ग के लोग शासक वर्ग में शामिल थे। ये किसान और काश्तकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। हिंदू और मुसलमान कुलीन वर्ग के लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने में कभी कभी प्रचार के हथियार के रूप। आगे जानते हैं कि औरंगजेब ने साम्राज्य के सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं छोड़ दी थी, कौन कौन से वो कारण थे जो समस्याएं जो सुलझा नहीं पाए, क्या क्या वो कारण थे। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर बहुत सी लड़ाइयां होने के कारण स्थितियां और बिगड़ गई। उत्तराधिकारियों के लिए कोई तय नियम न होने के कारण राजा की मृत्यु के बाद मुगल वंश में हर बार शासन की बागडोर संभालने को लेकर गृह युद्ध छिड़ जाता। 18वीं सदी के दौरान उत्तराधिकारी को लेकर होने वाली लड़ाइयां ज्यादा तेज से और विध्वंसक हो सके। इसके कारण जान माल की काफी क्षति हुई। सैकड़ों सैनिक, योग्य कमांडर और अफसर मारे गए। गृह युद्ध के कारण साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हुआ। साम्राज्य की रीढ़ कुलीन वर्ग था, लेकिन वह वर्ग भी आपस में ही लड़ने लगा। दुर्भाग्यवश बहादुर शाह के संक्षिप्त शासनकाल को छोड़कर सारे बेकार, कमजोर और विलासिता पसंद लोग शासक बनते गए। तानाशाही व राजतंत्रीय व्यवस्था में शासक का आचरण और व्यक्तित्व ही अहम भूमिका अदा करता था। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ इस कारण ही ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती थी। औरंगजेब न तो कमजोर था और न ही पतित था। वह काफी योग्य व क्षमतावान था। वह राजाओं की आम खामियों से मुक्त था। बहुत साधारण और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसने अपने पूर्वजों के महान साम्राज्य को इस कारण नजरअंदाज नहीं किया कि वो आचरणहीन या अयोग्य था, बल्कि विफलता का कारण यह था कि उसके पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दूरदर्शिता नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में कोई खामी नहीं थी, खामियां उसकी नीतियों में थी, उसके तरीकों में थी। महान मुगल शासकों के व्यक्तित्व के अलावा मुगल साम्राज्य को ताकत उसके कुलीन वर्ग के आचरण और संगठन में थी। अगर कुलीन वर्ग सचेत, दक्ष और वफादार हो तो राजा की कमजोरियों को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन इस कुलीन वर्ग के आचरण में ही गिरावट आ गई। कुलीन वर्ग के लोग शाही तरीके से जीवन व्यतीत करने लग गए। खर्च उनकी आमदनी से बहुत अधिक हो गया और वो विलासी हो गए। यहां तक कि युद्ध के लिए जाते वक्त भी वे अपनी सुविधा के सारे सामानों को साथ ले जाते थे, परिवार वालों को भी साथ ले जाते थे। और ये लोग काफी कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए वो युद्ध की कला पर भी ध्यान नहीं देते थे। इसके पहले समाज के निचले तबके के बहुत सारे लोगों ने अपनी योग्यता के बल पर कुलीन जमात में अपनी जगह बनाई थी।
मगर 18वीं सदी में बहुत सारे ऊर्जावान और योग्य अधिकारी और बहादुर सैन्य कमांडर हुए। इसमें से अधिकांश का कोई लाभ साम्राज्य को नहीं मिला। आगे जानने की कोशिश करते हैं तो कुलीन वर्ग के बीच जो स्वार्थ और गिरोहबंदी बढ़ रही थी, उसका मुख्य कारण क्या था? का मुख्य कारण जागीर का अभाव था। कुलीनों की संख्या और उनका खर्च जो है बढ़ता जा रहा था और जागीरों की आमदनी घटती जा रही थी। इस कारण कुलीनों के बीच जागीरों पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां होती रही। मूल समस्या यह थी कि सभी कुलीनों को संतुष्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। उनको काम और जागीर देना संभव नहीं था और जागीर की कमी का दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि कुलीनों ने किसानों की कीमत पर जागीर से अधिक आमदनी हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जागीर और पदों को वंशानुगत बनाने की भी कोशिश की और इसके कारण केंद्र सरकार का वित्तीय संकट बढ़ता गया। इससे उबरने के लिए सरकार ने अपना खर्च कम करना शुरू कर दिया और साम्राज्य की सैन्य शक्तियां कमजोर पड़ गई। मुगल साम्राज्य आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान भारतीय किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। 18वीं सदी में उनकी जिंदगी दयनीय, शोचनीय और अनिश्चित हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इजारा प्रथा काफी तेजी से बढ़ी। इसके तहत सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जागीर और खालीस की जमीन दे दी जाती थी। इजारेदार की यह छूट रहती थी कि वह किसानों से जितना चाहे उतनी रकम उगाह कर सकता है। इजारेदार की इसी कूटनीति के कारण किसानों के बीच ताल्लुकदार और एक नई जमात का उदय हुआ। इस समाज द्वारा किसानों के दोहन का कोई अंत नहीं था। इन सभी कारणों के कारण कृषि का विकास रुक गया और उसमें गिरावट आ गई। सतनामी, जाट और सिख विद्रोह के रूप में भी किसानों के असंतोष को अभिव्यक्ति मिली। बर्बाद हो चुके किसानों ने गिरोह बनाकर डकैती और दूसरे दुस्साहस कार्य करने शुरू कर दिए और हकीकत यह थी कि साम्राज्य की जरूरतों, लगातार चलते युद्ध का खर्च और शासक वर्ग की बढ़ती विलासिता को पूरा करने लायक अतिरिक्त उपज खेती में नहीं हो पाई। लेकिन व्यापार और उद्योग में जड़ता की स्थिति साफ दिख रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बड़े साम्राज्य की स्थापना ने व्यापार व उद्योगों को कई तरीके से बढ़ावा दिया था। भारत का औद्योगिक उत्पादन काफी हद तक बढ़ा था। उसके साथ ही विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में भारत उद्योग का कोई विकास नहीं कर पा रहा था, जबकि उस वक्त यूरोप में इस स्तर पर काफी विकास हो चुका था। बढ़िया से बढ़िया राजा और कुलीन वर्ग भी इस स्थिति को बदल नहीं सके। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास एवं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांति के अभाव में यूरोप की तुलना में भारत पिछड़ गया और इसके दबाव की चपेट में आ गया। मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कारण लोगों के बीच राजनीतिक राष्ट्रीयता की भावना का न होना था। इसीलिए क्योंकि उस वक्त के भारत में आधुनिक राष्ट्र के तत्व मौजूद नहीं थे।
वे सभी भारतीय हैं। भारत के लोग न तो यह सोचते थे और ना ही वे एकत्व या समान हित की भावना के प्रति जागरूक थे। उसके उपरांत मुगल साम्राज्य को आखिरी धक्का विदेशी आक्रमणों के कारण लगा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जिनका खुद का शासन कमजोर हो चुका था, आक्रमण से निपटने में साम्राज्य का काफी धन बर्बाद हुआ। उससे उत्तर का व्यापार और उद्योग चौपट हो गए और सेना की ताकत को लगभग खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश चुनौतियों ने संकटग्रस्त मुगल साम्राज्य के फिर से मजबूत होने की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। भारत के किसी राजा ने मुगल साम्राज्य की विरासत पर दावा नहीं ठोका। हालांकि वे मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने में सक्षम थे, लेकिन इसे एकताबद्ध करने या इसकी जगह कुछ नया लाने की ताकत उनके पास नहीं थी। सदियों पुरानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को ध्वस्त कर इसकी जगह औपनिवेशिक संरचना को खड़ा कर दिया गया और इसी कारण आर्थिक, राजनीति और सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ बदहाली और राष्ट्रीय अधोपतन का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन बदलाव की इन्हीं ताकतों ने आधुनिक भारत को गतिशीलता प्रदान की। इसके बाद आज के एफएम सीरीज में जो मैंने आपको भूमिका बताई है, इसके उपरांत हम यह जानेंगे कि 18वीं सदी में भारत में जो राज्य और समाज हुआ करते थे वो कैसे थे, कौन कौन से वो कारण थे, कौन कौन से वो राज्य थे, कौन कौन से वो समाज की शक्तियां थी जिन्होंने भारत को इस सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई। भारत में इस मुगल साम्राज्य के पतन और कमजोरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज की जो स्थिति थी वो किन कारणों और आधारशिलाओं के आधार पर बनी थी। तो आज की एफएम सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।